नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इंट्रोवर्ट आज आपके सामने फोर्स एंड मोमेंटम मतलब बल और संवेग के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आरआरबी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आरआरबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें और वीडियो को में अंत तक बने रहें। कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी कोई सुझाव चाहिए या कोई दिक्कत हो किसी भी टाइप की किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सब्जेक्ट में तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं उस पर वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो पहला टॉपिक है बल यानी फोर्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या है कि बल का समीकरण, ये आरआरबी के एएलपी एंड टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें जो है आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और ठीक है। तो बल समीकरण में F के बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा होगा F इक्वल टू ma, एक इक्वेशन होती है फोर्स की जिससे फोर्स हम निकालते हैं, ठीक है। बल के बारे में पहले तो हम समझते हैं कि बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है कि एक बाह्य कारक होता है। बाह्य मतलब एक्सटर्नल कारक होता है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, ठीक है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर अगर हम उसको धक्का देंगे या पुश करेंगे, पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या करते हैं, हम एक बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल, जिससे वो ऑब्जेक्ट या तो हमारी तरफ खींचेगा या हमसे दूर जाएगा। और वो ऑब्जेक्ट जो किसी भी पोजीशन में है वो उस बल का अपोज करेगा, ठीक है। बल को अपोज करेगा, वो अपनी पोजीशन में ही रहना चाहेगा, मतलब इनर्शियल पोजीशन में। तो इसको जो है न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। न्यूटन ने जो नियम दिया था गति का, तो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम, ठीक है। तो बल एक सदिश राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, कि जो राशि इस वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, ठीक है। एवं इसका मात्रक, एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है एवं फोर्स लगाने वाले F पर त्वरण के अंतर्गत, मतलब जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक्सीलरेशन में, त्वरण में बदल जाती है, तो वो अंतर्गत गतिशील हो जाती है। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या बनता है, F इक्वल टू ma। तो A इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फार्मूला जैसे मतलब क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल ज़्यादातर आते हैं फोर्स वाले टॉपिक में, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम समझते हैं। तो क्या है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो फोर्स एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। अब कुल बल निकालना है हमें, ठीक है। तो फोर्स का पहले तो फॉर्मूला निकालेंगे कि दो बल हैं अगर, तो स्क्वायर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है कि जब एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 0 है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू दी जाएगी कि इतने एंगल पे है, एक 90 डिग्री में ले रहा है या 180 में ले रहा है या 45 डिग्री में ले रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू उसमें रख देते हैं, ठीक है, थीटा की वैल्यू रख देते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू को पुटअप करके हम इस फार्मूले में रख देंगे और आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं अगर, तो F को F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 प्लस 2F2 प्लस F2, तो ये फार्मूला हो जाता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको निकाल के बाहर निकालते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, 10 और 5 को, यह आंसर आ जाता है 15 यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब।
यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h हाइट तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। मतलब m द्रव्यमान है, किसी जैसे बॉल है कोई, तो उसका द्रव्यमान m है, मतलब मास m है, और उसको h हाइट में मतलब उछाल दिया है, ठीक है। तो वस्तु उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल कितना होना चाहिए, कितना बल होना चाहिए कि वो ज़मीन से उठे, ठीक है, कितना फोर्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले कि ज़मीन से होने वाली दूरी, जो बल है तो ज़मीन से होने वाली दूरी के बराबर होना चाहिए, वस्तु के वजन के बराबर होना चाहिए, प्रयुक्त जो बल है वो उसके सामने मतलब मास के बराबर होना चाहिए, या वस्तु की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वस्तु के वजन के बराबर होना चाहिए, जितना फोर्स जो है वो लग रहा है, न्यूनतम आवश्यक बल जो है वो वजन के बराबर तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में है, या वो विराम अवस्था में है तो रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एक जगह प्लेस्ड है तो वो रुका हुआ है, ठीक है। अगर वो कहीं रनिंग में है तो वो रनिंग में ही माना जाएगा। और ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है हमेशा कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट या जिस भी पोजीशन में है तो वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है, रुकना चाहता है। अगर वो गति में है, रनिंग में है तो रनिंग में रहना चाहेगा, और विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रुका ही रहेगा, ठीक है। अगर उसको पोजीशन चेंज करोगे तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, उसके मास के बराबर, मतलब उसके द्रव्यमान के बराबर आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण मतलब एक्सीलरेशन से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। फोर्स की फार्मूला पूछ रहा है, तो ए पर यूनिट मास एक्सेलरेशन पर यूनिट मास, या मास पर यूनिट एक्सेलरेशन, या मास इनटू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन प्लस मास, ठीक है। तो उसका फार्मूला तो सीधी सी बात है कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रतिरक्षा बल, प्रतिरक्षा का बल का मतलब समझ रहे हैं आप, कि जो मतलब हम पे जो बल लगाया गया है तो हम अपना अपोज करने वाला जो बल होता है उसको कहते हैं प्रतिरक्षा बल, ठीक है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण हमेशा 180 होता है, 180 ही होगा। कि जैसे कि कोई बॉल रखी है, ठीक है, तो उस पर हम उसको अगर हम पुश करेंगे तो वो ज़मीन पे रखी है तो पुश करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो बल जो अपोज करेगी बॉल हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में अपोज करेगी, ठीक है। अगर उसको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए हम पुश करेंगे तो वो रोकेगी उसको अपनी ही पोजीशन में रखने के लिए, तो फोर्स जो है उसको अपोज करेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में करेगी, और अपोजिट डायरेक्शन में जो है 180 डिग्री का कोण बनता है, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो आरआरबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप सिर्फ उसकी लैंग्वेज आप समझ गए तो आप आंसर दे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें ध्यान से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। भौतिक इकाई की बात कर रहा है, एक समान, जैसे या तो वस्तु को स्थिर रखती है या गतिशील स्थिति, मतलब एक समान। अब ये बता रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी ही होती है, और तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन ए इज संवेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी जड़त्व, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, फोर्स। तो वह भौतिक इकाई है जो वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है। फोर्स जब हम लगाएंगे तभी उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी, ठीक है। तो बल कहलाती है। बल का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। ये आरआरबी एएलपी का एंड टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है, ठीक है। अकेले नहीं होता मतलब कि उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा जरूर होगा तभी वो होगा, ठीक है। जड़त्व
उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। फोर्स में डायरेक्शन होती है, संवेग में डायरेक्शन नहीं होती है, वेग में डायरेक्शन नहीं होती है। तो वह बल एक ऐसी सदिश राशि है जो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती है, जो नेचर में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती, अर्थात वह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, अर्थात समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय बल F=mg, ये गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो मास का मल्टीप्लाई होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। जो फोर्स है वो हमेशा ही इसके बराबर ही होगा, कभी अकेले फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, या कैसे भी होगा, वो फोर्स जो है अकेले नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? ठीक है, कि एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, एक वस्तु की गति में परिवर्तन। तो ऑप्शन ए को पढ़ेंगे कि यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों को परिणामी बल शून्य हो, ठीक है, यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। जितने भी बल लग रहे हैं और उसका परिणाम अगर जीरो आ जाए, शून्य आ जाए, तो उसको जो है उसको संतुलित बल कहते हैं। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, मतलब वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा, बाकी किसी भी चीज़ में उसकी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं आप, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल मतलब अपोजिंग फोर्स जिसको बोलते हैं, तो प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल का प्रभाव, ठीक है, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसके क्षेत्रफल पर, उसका जो एरिया होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एरिया पे इंटरनल जो फोर्स होता है उसको जो अपोज करने का वो रहता है, अपोज करने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का प्रभाव हमेशा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे किसी बॉल का क्षेत्रफल कितना है और किसी को जैसे एक क्यूब रख देते हैं, क्यूब रख दिया, जैसे क्या नाम है, बॉक्स रख दिया, तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो वो उसका क्या क्या है, जो ज़मीन को टच करेगा एरिया वो उसका ज़्यादा है। तो इसका जैसे सेम साइज़ सेम है लगभग, लेकिन एरिया जो जो टच कर रहा है ज़मीन को वो ज़्यादा है, तो इसका जो प्रतिरक्षा बल होगा वो ज़्यादा होगा क्यूब का, ठीक है। और प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है कि बल फोर्स पर यूनिट अनुप्रस्थ एरिया, मतलब जो एरिया कवर करता है, ठीक है। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, या पास्कल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? ठीक है, निकाय किसे कहते हैं? निकाय किसे कहते हैं? निकाय मीन्स सिस्टम, है ना। सिस्टम क्या होता है? 1 मीटर पर सेकंड की गति से चाल की 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, ठीक है। सिस्टम उसको कहते हैं निकाय। और सिस्टम क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से गति करेगा, और सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से गति करेगा, या सिस्टम 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। क्यों आएगा? कि वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है 10 किलोग्राम और वस्तु पर लगा बल कितना है? 10 न्यूटन। यदि वस्तु मुक्त रूप से गति करने में सक्षम है तो वस्तु पर लगा बल, वस्तु का द्रव्यमान इंटू
वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण। ठीक है, वही फोर्स का फार्मूला लगाना है, F=ma। और ए कितना दिया गया है, ए कितना दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण जब जहाँ पे आएगा तो त्वरण से हमें फार्मूला बनाना है। ठीक है, अतः उपरोक्त वस्तु 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरण से मुक्त रूप से गति तय करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, 100 किलोग्राम द्रव्यमान के मास का एक कोई पिंड है, ऑब्जेक्ट है, जो 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड मतलब ऑब्जेक्ट पर आरोपित बल की गणना कीजिए, मतलब एक्सटर्नल जो फोर्स है वो निकालना है। तो इसमें क्या है कि माना कि पिंड का द्रव्यमान क्या होता है 100, तो दिया ही गया है, माना क्या है। ठीक है, पिंड का प्रारंभिक बल मतलब जो इनर्शियल फोर्स होता है वो कितना है u, इसको कहते हैं, कितना दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितना है कि इनर्शियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वाली और अंतिम फाइनल जो है वो कितनी आती है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम कितना दिया गया है 5 सेकेंड, और फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। ठीक है, तो ma का जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो फाइनल माइनस स्टार्टिंग वाला, ठीक है, पर यूनिट टाइम, उससे निकलता है एक्सेलरेशन। तो उसका फार्मूला रख दिया और उसमें जो है निकाल दिया, टोटल निकला 200 यूनिट। तो इस पर क्या है एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा 200 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी निकाय पर मतलब सिस्टम पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो सिस्टम पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, कितना वो जाता है बल। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसमें क्या होगा कि सिस्टम पर जो बल लगेगा, एक समान बल अपोजिट डायरेक्शन में काम लग रहे हों तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम पर कार्य कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, शून्य। अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री कोण बनता है, वो तो 0 ही हो जाता है। तो cos 0 बराबर वर्क 0 हो जाएगा। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है F/d cos थीटा, और cos थीटा जब थीटा 0 हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली पूरा 0 ही हो जाएगा, वर्क 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है, नकारात्मक मतलब नेगेटिव में बल है। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए, जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत हो, लंबवत स्थानांतरित होती है। ठीक है, डायरेक्शन क्या दिया गया है, वस्तु बल की दिशा के लंबवत डायरेक्शन में हो। ठीक है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। देखो अब हम बताते हैं, पहला ऑप्शन क्या है कि लंबवत डायरेक्शन में होगा तो थीटा 90 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वर्क होगा। वस्तु की बल की दिशा में किसी कोण पे कोई भी थीटा अगर 0 मतलब 0, 45, 90 या कितना भी होगा तो वर्क होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में, ऑप्शन डी पढ़िए, दिशा में स्थानांतरित होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, लेकिन वर्क 0 होगा लेकिन निगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या, ऑप्शन सी पढ़िए, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होगी तो क्या होगा, बल की विपरीत दिशा में, तो वो अपनी तरफ से खींचेगा और क्या होगा कि इसमें नकारात्मक बल आ जाएगा, मतलब निगेटिव में आ जाएगा। विराम जो पोजीशन में है वो अपनी पोजीशन में नहीं रहेगा। ठीक है, अपोज करने का जब वो प्रयत्न करता है तो फोर्स जो है अगर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स और जो अपोजिंग फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट वाला जो अपोजिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा है तो वर्क निगेटिव में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। ठोस सतह पर लगाए गए सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल कहेंगे। अगर हम घर्षण बल लगा रहे हैं, क्षेत्र बल लगा रहे हैं, संपर्क बल लगा रहे हैं, उसका अलग रहेगा। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा
गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस सतह, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सॉरी। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, को किस रूप में माना जाता है। तो उसको फोर्स का फार्मूला क्या होता है, जैसे आप द्रव्यमान, ठीक है, ए ऑप्शन है द्रव्यमान, बी ऑप्शन है त्वरण, और सी ऑप्शन है आवेग चार्ज, और डी ऑप्शन है भार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो भार एक प्रकार का बल होता है, ठीक है, जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिससे उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। ठीक है, वेट को आप समझ गए। यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो तो भार कितना हो जाएगा, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी पिंड को, ऑब्जेक्ट को, एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो प्रयुक्त होने वाला कुल बल शून्य हो जाता है। अभी हमने बताया था अपोजिट डायरेक्शन में आप अगर कर रहे हैं तो जो वर्क होगा, वो जो फोर्स होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई फोर्स ना लगा हो। सतत चाल से मतलब कंटिन्यूअस, अपनी एक जो स्पीड होती है, जैसे मान लो 2 किलोमीटर पे हम बाइक चला रहे हैं, अगर हम एक्सीलेटर ना लें, 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं और हम एक्सीलेटर ना लें तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही हम चलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फोर्स के जो जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो हम आपको बता चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है संवेग यानी मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम के बारे में हम पढ़ते हैं। कृपया वीडियो में हमारे साथ बने रहें, और अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। जब द्रव्यमान और वेलोसिटी का, स्पीड का जब हम वो करते हैं, गुणनफल करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम संवेग कहते हैं यानी मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग, वही फार्मूला आ गया। ठीक है, संवेग क्या क्या फार्मूला होता है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू आयतन, द्रव्यमान इंटू घनत्व और द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका ऑप्शन होगा द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसका परिमाण होता है और एक दिशा भी होता है। ठीक, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारणों पर निर्भर करता है। गतिमान है, जैसे रनिंग में है, कोई वस्तु है वो रनिंग में है, उसका संवेग जो है मोमेंटम कुछ कारकों पर निर्भर करता है, और उसके जो है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अभी तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है। देखो, गतिमान वस्तु का वस्तु जो रनिंग में है, ठीक है, उसका संवेग हमेशा मास एंड वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा। अकेले द्रव्यमान है
तब भी नहीं होगा, अकेले अगर वेग है तब भी नहीं होगा, और द्रव्यमान और कुछ और है तब भी नहीं होगा। हमेशा द्रव्यमान और वेग पे ही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो क्या होता है? अप्रत्यास्थ जो मतलब पहले से कुछ उनका बारे में पता नहीं है, उनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में पता नहीं है, कितना वेट है, कितना मास है, कितना क्या है, कुछ भी नहीं पता है, क्या फोर्स लग रहा है, उनमें जो है वो दो सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, बस हैं, कोई कितना भी हो सकता है, जैसे कोई 10 किलो है, कोई 2 किलो है, तो वो जो है उसमें क्या है कि टक्कर हो रही है, ठीक है, तो उनके बारे में पूछ रहा है, तब उसमें क्या होगा? तो ऑप्शन 1, उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहते हैं। आंसर है इसका बी, ठीक है, कि गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है किंतु संवेग संरक्षित रहता है। जब दोनों सिस्टम जो है रनिंग में है और वो दोनों आपस में टकराएंगे या अपने उसमें हैं, टकरा रहे हैं, तो टकराएंगे तो जाहिर सी बात उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। किसी सिस्टम में दो अप्रत्यास्थ जो ऑब्जेक्ट हैं पिंडों के बीच टक्कर होती है तो उन पर लगने वाले बल के कारण उनकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग जो होता है, मोमेंटम, वो संरक्षित रहता है, मतलब सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? संवेग की गणना हमेशा किस में होती है? द्रव्यमान और वेग की, ठीक है। संवेग की गणना उसका फार्मूला ही है संवेग का, मोमेंटम इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, ठीक है। संवेग एक सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रनिंग में है और उसकी स्पीड जो है वो दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा? इसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी दोगुनी हो जाएगी, या इसका त्वरण दुगना हो जाएगा, या इसका संवेग दुगना हो जाएगा, या इसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या है, जब गतिमान पिंड की हम स्पीड दुगनी करेंगे, डबल कर देंगे, तो क्या होगा कि इसका संवेग जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों हो जाएगा, इसको आप उसके हिसाब से देखते हैं, डेरिवेशन से। यदि पिंड का द्रव्यमान मास मतलब m है और प्रारंभिक वेग v है, ठीक है, और अंतिम वेग जो है, जब पहले तो प्रारंभिक वेग है जो चेंज नहीं करा है वो v माना जाएगा, और अंतिम वेग जो हमने डबल कर दिया है तो उसको 2v मान लेते हैं। और पिंड का जो प्रारंभिक वेग होता है क्या होता है, कैसे निकालेंगे, तो p मतलब मोमेंटम को हमेशा हम p से डिनोट करते हैं, और p का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। और प्रारंभिक वाला निकालेंगे तो P1 मास इंटू, और जो फाइनल होगा अंतिम वाला वो निकालेंगे जैसे P2 तो मास इंटू 2v, डबल कर दिया। और इसका क्या करना है कि हमें चेंज करना है, तो इसको रेशियो में लेते हैं। रेशियो में P1/P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv/2mv। तो हमेशा क्या हो जाएगा कि फाइनल जो संवेग होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। पिंड की चाल दोगुनी करने पर इसका संवेग मोमेंटम जो है वो दुगना हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड ए मतलब ऑब्जेक्ट ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, और पिंड बी जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का द्रव्यमान मास जो है वो 2 kg है और दूसरे का द्रव्यमान 3 kg है। एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड की ओर से बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर टक्कर होती है तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, बी की दिशा में आगे की ओर, बी की दिशा में आगे की ओर होगा, ठीक है। ए की दिशा में आगे की ओर होगा, और दोनों पिंडों की गति, दोनों ऑब्जेक्ट की गति की दिशा के लंबवत होगा या विपरीत दिशा में, ठीक है। तो संवेग संरक्षण ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, विपरीत दिशा में होगा। संवेग संरक्षण के नियम से पिंड का संघट्ट के
पूर्व संवेग तथा संघट्ट के बाद का संवेग बराबर होगा। मतलब संघट्ट के पूर्व जो टक्कर होगी तो उसके पूर्व का संवेग और उस टक्कर होने के बाद का संवेग तो बराबर होगा। अतः एक दूसरे से टक्कर के समय संघट्ट जो है विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, विपरीत दिशा में हो जाएगा। क्यों? उसका मास भी ज़्यादा है और स्पीड भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? दोनों पे निर्भर करता है। अभी हम पिछले क्वेश्चन पे बता चुके हैं। ठीक है, वस्तु पर लगे बल नहीं, वस्तु के द्रव्यमान नहीं, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों, वस्तु के वेग। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, ये जो है हमेशा दोनों पर ही, वस्तु का संवेग जो है मास और वेलोसिटी दोनों पर ही निर्भर करेगा, एक पर नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? मास एंड वेलोसिटी। ठीक, द्रव्यमान और वेग। ठीक है, संवेग ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, यह केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में स्थानांतरित होता है। जैसे दो ऑब्जेक्ट की अगर आपस में टक्कर कराएंगे, अलग अलग अगर उनका मास और वेलोसिटी दोनों हैं, तो एक जो भारी होगा और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगी, उस संवेग उसमें मतलब टकराएगा और छोटे वाले में ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो छोटा वाला काफ़ी दूर, उससे स्पीड भी बढ़ जाएगी और दूर भी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर जैसे किसी ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी को दोगुना कर देंगे तो क्या संवेग पर क्या परिवर्तन होगा? तो संवेग दोगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए। संवेग 3 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। संवेग 4 गुना और गतिज ऊर्जा 2 गुना बढ़ जाएगी। संवेग 4 गुना और गतिज ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाएगी। इसको हम डेरिवेशन के माध्यम से समझेंगे। तो पहले संवेग हम निकालेंगे किसका, कि हमें दोगुनी करनी है क्या, स्पीड, मतलब वेलोसिटी डबल करनी है। ठीक है, तो संवेग P1 निकालेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी पहला इक्वेशन लेंगे, और जब b को हम दोगुना करेंगे तो 2v का दोगुना करने पर तो P2 की वैल्यू है m इक्वल टू 2v। ठीक है, अब दोनों को हम रेशियो में लेंगे तो P2 इक्वल टू 2P1। ठीक है, गतिज ऊर्जा जैसे जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, v को 2v रखेंगे अगर तो क्या होगा, ऐसे करके हम सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना तथा गतिज ऊर्जा हमेशा 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग मतलब गतिमान है, वो वेलोसिटी में चल रही है। वस्तु के संवेग की गणना करनी है। वस्तु के संवेग का फार्मूला हमें लगा देना है, मास इंटू वेलोसिटी, और इसका आंसर आ जाएगा 300 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक ऑब्जेक्ट का संवेग क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी वाला फार्मूला लगा देंगे और निकाल देंगे। आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए हम ऐसे क्वेश्चंस ला रहे हैं जो पहले आए हुए हैं और इनके आने की संभावना है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।